ठीक है, तो मार्केटिंग एनालिसिस की हमने बात की कि ये कम्प्रिहेंसिव, सिस्टमेटिक, इंडिपेंडेंट और पीरियोडिक सिस्टम है, ताकि हम एक कंटिन्यूसली वॉच रखें हमारी परफॉर्मेंस पे। इसके लिए हमें चाहिए मार्केटिंग का प्रोसेस और मार्केटिंग के टूल्स। सॉरी, ऑडिट प्रोसेस और ऑडिट टूल्स, मार्केटिंग ऑडिट के लिए या मार्केटिंग एनालिसिस के लिए। तो ऑडिट प्रोसेस सिंपल वो तरीक़ेकार है जो कि कंपनीज सेट करती हैं। एक डिफाइंड प्रोसीजर होता है जिस प्रोसीजर के तहत हम अपनी मार्केटिंग परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हैं, राइट। सो ऑडिट प्रोसेस है सिस्टमिक एनालिसिस ऑफ ऑल मेजर कंपनी स्ट्रेटजीज, जो कंपनी की जो मेजर स्ट्रेटजीज हैं और जो टेक्टिक्स हैं और परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं। परफॉर्मेंस इंडिकेटर से वी मीन ये उसमें एक फैक्टर तो आ जाता है सेल्स का। सेल्स इंडिकेट करेगी कि हमने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। अच्छा, प्रोडक्ट लॉन्च इंडिकेट करेगा कि हमारी परफॉर्मेंस क्या है। इसी तरह से फील्ड में जो हमारे कस्टमर्स हैं उनकी सेटिस्फेक्शन लेवल इंडिकेट कर सकता है हमारी परफॉर्मेंस को। तो डिफरेंट पैरामीटर्स जिनको कि हम सेट करते हैं कि ये फैक्टर्स इंडिकेट करेंगे हमारी परफॉर्मेंस को, उन्हें हम कहते हैं परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। इसी तरह से सेल्स की फील्ड में जो KPIs कहलाते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, इवन आजकल तो तकरीबन तमाम ही जॉब रिलेटेड जो एम्प्लॉयज है उनकी प्रोफाइल में KPI की एक टर्म यूज होती है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। तो वो फैक्टर्स, वो अचीवमेंट्स जिसकी बेस जो कि इंडिकेट करेंगे हमारी परफॉर्मेंस को, उन्हें कहते हैं हम इंडिकेटर्स। ओके जी, तो ऑडिट प्रोसेस सिंपल है हमारे पास जी। सबसे पहले हमने एस्टेब्लिश करने हैं स्टैंडर्ड्स। हमने स्टैंडर्ड्स रखने क्या है, कौन सी अचीवमेंट्स हैं, कौन से क्राइटेरियाज हैं, कौन से पैरामीटर्स हैं जिनको हम कहेंगे कि ये स्टैंडर्ड हमने हासिल करना है। उस स्टैंडर्ड को मेजर किस तरह से करेंगे हम। नाउ लेट्स से कि हमने नेक्स्ट ईयर के लिए हम स्टैंडर्ड अपने एस्टेब्लिश करते हैं कि हमने 788 मिलियन के रेवेन्यू को इंक्रीज करके 850 मिलियन के रेवेन्यू पे लेके जाना है। ग्रोथ को हमने 30% से ग्रो करा के इंक्रीज करके और 40% तक ग्रोथ रेट को लेके जाना है। अच्छा जी, मार्केट शेयर जो कंपटीटर के पास 45% है, हमारे पास भी 45% है, तो हमने नेक्स्ट ईयर मार्केट शेयर जो है वो ज्यादा लेने का है। ये हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिया, ठीक है। अब इन स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट हमें कौन से मेजर्स होंगे जिनको देख कर हमें पता चलेगा कि ये स्टैंडर्ड हमने हासिल कर लिए हैं, टारगेट्स अचीव किए हैं या नहीं किए। वो मेजर्स क्या होंगे, वो कौन से स्केल्स होंगे जिनकी बेसिस पे हम मेजर करेंगे हमारे स्टैंडर्ड्स को या हमारी सक्सेस, ठीक जी। तो वो मेजर्स हमने पहले से स्पेसिफाई करने हैं, स्टैंडर्ड सेट करने हैं, देन हमने मेजर्स अपने जो है वो स्पेसिफाई कर देने हैं। और जी, फिर उन मेजर्स के लिए डेटा हमें कलेक्ट करना है। मार्केटिंग में यूजुअली तकरीबन जो एनालिसिस होता है परफॉर्मेंस का, वो डेटा बेस होता है। डेटा हम कलेक्ट करेंगे, उस डेटा को एनालाइज करेंगे, मॉनिटर करेंगे, डिफरेंट उस पर स्टेटिस्टिक्स वगैरह उस पर लगेगी, और इस एनालिसिस की बेस पर फिर हम एडजस्ट करेंगे हमारी स्ट्रेटजी और टेक्टिक्स को। जिस तरह के हम मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर कंपनीज जो है वो क्वार्टर और साइकिल एवरी 3 मंथ या एवरी 4 मंथ पर अपनी एनालिसिस करती हैं, और उस एनालिसिस की बेस पर स्ट्रेटजीज को एडजस्ट करती हैं, चीज़ों को रिवाइज करते हैं, प्रमोशनल मटेरियल नए बनते हैं, कोई नए की मैसेजेस जाने हैं, पोजीशनिंग करनी है, रीपोजीशनिंग करनी है। ये सारी चीज़ें हर एवरी 4 मंथ या एवरी 3 मंथ के बाद डिसाइड हो रही होती है फार्मा ऑर्गेनाइजेशंस में मार्केटिंग के डिपार्टमेंट। अच्छा जी, अब यही स्टेप्स हम देखेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ ये है नहीं। स्टैंडर्ड्स की क्या हमारे पास मजीद एग्जाम्पल हो सकती हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड बेंचमार्क्स। फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहें कि हमने कोई 2021 में एटलीस्ट
5 प्रोडक्ट्स जो है वो डेवलप कर लेनी है रिसर्च एंड R&D डिपार्टमेंट से, और फिर हमने उनको नेक्स्ट जो क्लिनिकल स्टेजेस वगैरह है, रजिस्ट्रेशन वगैरह है, उसके स्टेजेस पर लेके जाना है। ठीक है, तो बेंचमार्क अगर हमने इस तरह सेट कर लिया कि R&D का कि 5 प्रोडक्ट हमने नेक्स्ट ईयर में डेवलप करनी है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड हो गया। मेजर कैसे होगा, कितनी प्रोडक्ट्स क्लिनिकल ट्रायल्स में गई, कितनी FDA ने अप्रूव की क्लिनिकल ट्रायल्स में लेके जाने के लिए, वो हमारा मेजर हमने स्पेसिफाई कर दिए। ठीक जी, उसके बाद डेटा हमारे पास आ जाएगा कितनी गई और कितनी ना जा सकी क्लिनिकल के स्टेजेस में, उसके अगेंस्ट हम एनालाइज कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड बेंचमार्क भी हो सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट वंस अगेन सेल्स फोरकास्ट है, जितनी के हम सेल्स से रिलेटेड बात करते हैं, उस सेल्स पर कितने यूनिट सेल करेंगे हम नेक्स्ट ईयर में, कितने वैल्यू में यूनिट सेल करेंगे, किस जोग्राफिकल टेरिटरी में कितना वॉल्यूम सेल करेंगे किसी प्रोडक्ट का, वो सारा सेल्स का डेटा होगा। ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड भी जो है वो स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं कंपनीज में, किसी स्पेसिफिक स्किल्स के, नॉलेज के, क्वालिफिकेशन के या एक्सपीरियंस की ह्यूमन रिसोर्सेज कंपनी हासिल करना चाहे तो उसके लिए अपने सेट करती है स्टैंडर्ड्स। फाइनेंशियल रिसोर्सेज और टाइमिंग, मार्केटिंग रिलेटेड जो टाइमिंग है, जो प्रोडक्ट्स के लॉन्च से रिलेटेड टाइमिंग है, उनकी अवेलेबिलिटी से रिलेटेड वो सारी टाइमिंग। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जब हम बात करते हैं फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग की, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टैंडर्ड है हमारा वो है सेल्स का, सबसे। ठीक जी, और उसके बाद R&D का है। अगर कोई मार्केट में अपॉर्चुनिटी जनरेट हुई है तो उस अपॉर्चुनिटी को जल्द से जल्द अवेल करने के लिए ऑब्वियसली एक प्रोडक्ट चाहिए, और जो कंपनी पहले उस प्रोडक्ट को लेकर आएगी वो ज़्यादा मार्केट शेयर उस अपॉर्चुनिटी का लेकर जाएगी। जैसा कि कोविड हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी मार्केट में जनरेट हुई है, तो जो कंपनीज वैक्सीन जनरेट कर लेंगी पहले, उनके पास नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स के ऑर्डर्स जो है वो एडवांस में रखे हुए होंगे। अच्छा जी, देन मेजर्स हमने स्पेसिफाई कर लिए कि जो सेल्स फोरकास्टिंग से रिलेटेड हमारे पास मेजर होगा, उसमें हम सेल्स का डेटा हमें चाहिए होगा, सेल्स की बेसिस पे हम करेंगे। मार्केट शेयर कितना है कंपनी का, कितना है हमारा जो थेराप्यूटिक सेगमेंट है उस सेगमेंट में कितना है, प्रोडक्ट वाइज कितना है, मॉलिक्यूल वाइज कितना है, डायरेक्ट कंपटीशन में, इनडायरेक्ट कंपटीशन में कितना मार्केट शेयर हम हासिल कर रहे हैं। ठीक जी, देन कॉस्ट एंड प्रॉफिटेबिलिटी, इवन के कॉस्ट भी देखी जा रही होती है कि जो हमने स्टैंडर्ड्स सेट किए हैं उन स्टैंडर्ड्स को हासिल करने में कॉस्ट हमारी कितनी आई है और प्रॉफिट हमने कितना जनरेट किया है। वेरिएंस हम कहते हैं जो स्टैंडर्ड हम सेट करते हैं और जो अचीव करते हैं उसके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस कितना है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड देन कॉस्ट और प्रॉफिटेबिलिटी की बेसिस पे प्रॉफिट एंड लॉस जो हमारा हो रहा होगा वो हमारे मेजर होंगे, जिसकी बेसिस पे हम कहेंगे अपने स्टैंडर्ड्स को हम मेजर करेंगे इन चीज़ों का। ये हमने प्रोसेस में पहले स्पेसिफाई कर देना। इन्हीं चीज़ों के लिए फिर हमने सेल्स डेटा हमें चाहिए, ये डेटा हमें इंटरनल सेल्स रिकॉर्ड से मिलेगा। ठीक जी, इंटरकॉन्टिनेंटल मेडिकल स्टेटिस्टिक्स से मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कहाँ कहाँ प्रोडक्ट सेल की हैं, कितनी कितनी सेल्स की हैं, वहाँ से हमें ये डेटा मिलेगा। R&D के पॉइंट ऑफ व्यू से पेटेंट और रेगुलेटरी अप्रूवल्स का या रेगुलेटरी के जो हमारा डेटा होगा वहाँ से ये डेटा जनरेट होगा। कंपनीज के जो पार्टनर्स हैं और कस्टमर्स हैं उनकी सेटिस्फेक्शन का हमें सर्विस के थ्रू हम डेटा कलेक्ट करेंगे। ठीक जी, फार्मास्यूटिकल सेक्टर का ओवरऑल एनालिसिस जो कि जनरली कंट्री वाइज पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशंस प्रिपेयर करती है, और इंटर कॉन्टिनेंटल मेडिकल स्टेटिस्टिक्स जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से ये रिपोर्ट हमें मिलती है कंप्लीट सेक्टर की, ना सिर्फ पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल मार्केट की बल्कि ग्लोबल जो मार्केट है।
उनकी आवाज आ रही है हेलो, अब? क्या हुआ? जी सर, आवाज आ रही है। जी सर, आ रही है। तो ना सिर्फ ये कि हम अपने कंट्री को बल्कि अपने रीजन को भी डिफरेंट रीजन्स के साथ कंपेयर करने के लिए जो सेक्टर एनालिसिस का डेटा हमारे पास आईएमएस का आता है, उसकी बेसिस पे ये हमारे पास डेटा आ गया थर्ड स्टेप का। सर स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही सर, ठीक। ओके, तो थर्ड स्टेप पे हमने जो है वो डेटा कलेक्ट कर लिया। अब इस डेटा को हम एनालिसिस करेंगे, डिफरेंट एनालिसिस है। इस एनालिसिस के लिए कोई हमारे पास बुकिश टाइप के जो है वो रूल्स नहीं है। उसकी एक एग्जांपल मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड्स में दिखाई है, जब हमने थेराप्यूटिक सेगमेंट के डेटा को डिफरेंट एंगल से जो है वो कंपेयर किया है। उसके रेवेन्यू से कंपेयर की बेसिस पे देखा है, ग्रोथ की बेसिस पे देखा है, स्पेंडिंग की बेसिस पे देखा है। इसी तरह से और भी फिर बहुत सारी चीज़ों की बेसिस पे हम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ओंकोलॉजी की मार्केट में जब हम जाएंगे तो उसके लिए हमें सेल्स फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड चाहिए होगी। उस सेल्स फोर्स पर हमें बहुत ज़्यादा उसको नॉलेज और ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि वो एक स्पेशलाइज्ड ओंकोलॉजी जैसे कम्प्लेक्स एरिया में प्रोडक्ट को सेल्स करें। ठीक है, तो ये डेटा जब हमारे सामने होता है तो उसकी बहुत सारे एंगल्स की बेसिस पे उसको हम एनालाइज करते हैं, डिफरेंट एंगल्स से उसकी फोरकास्टिंग करने की कोशिश करते हैं, राइट। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग होती है डेटा की एनालिसिस फार्मास्यूटिकल कंपनीज में, लेकिन प्रैक्टिकली ये ज़्यादा अच्छी आपको लगेगी जब आप में से कोई जाएगा मार्केटिंग और सेल्स में। फाइनल स्टेप हमारे पास पे उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी स्ट्रेटेजी को जो है वो एडजस्ट कर देंगे। जैसा कि प्रीवियस डेटा जो हमने देखा था उसमें एंटीसाइकोटिक्स हमने देखा कि नेक्स्ट 10 इयर्स में सबसे जो चार्मिंग एरिया बनता जा रहा है वो एंटीसाइकोटिक्स का बनेगा। तो उसके लिए क्या हमें प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, प्रोडक्ट्स डेवलप कर देना स्टार्ट करनी चाहिए, राइट जी। तो इस तरह स्ट्रेटेजी हम 5 साल पहले किसी थेराप्यूटिक एरिया के लिए स्टार्ट करना शुरू कर सकते हैं, जैसे कि हमने देखा एंटीसाइकोटिक्स के सेगमेंट में, राइट जी। अब इसी तरह से हमने टारगेट सेट किया एंटी इन्फेक्टिव के लिए, 2% का टारगेट सेट किया 2021 के लिए। ठीक जी। अब फॉर एग्जांपल वो 2% का टारगेट बनता था एक्स्ट्रा 788 मिलियन, तो ऑलरेडी उसका बेस था 2020 का। उस पे 2% जब हमने टारगेट ऐड किया तो उसमें कितना बन रहा था, 15 मिलियन एक्स्ट्रा बन रहा था। तो सपोज कर लें कि ओवरऑल 800 मिलियन बन गया। अब 800 मिलियन हमने 12 मंथ्स में अचीव करना है। ठीक, तो 800 मिलियन को अगर हम 12 मंथ से डिवाइड करते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली हमारे पास कितना बन जाएगा, 0.75 के आसपास बनेगा मिलियन रुपीस, सॉरी 75 मिलियन रुपीस, ऐसा ही होगा ना। तो 800 मिलियन रुपीस हमने 2021 में अचीव करना है। इट मींस के 12 मंथ्स में हासिल करना है। 12 मंथ्स से अगर हम डिवाइड करें तो अप्रोक्सीमेटली 75 मिलियन रुपीस हमने हर महीने सेल्स करनी है। 75 मिलियन रुपीस को 30 डेज से डिवाइड कर दें या 4 वीक से डिवाइड कर दें तो कितना बनेगा जी, तकरीबन 19 मिलियन हमने हर वीक में सेल कर दी है। और 19 मिलियन को डिवाइड करते हैं तो 6 डेज से या 7 डेज से, तो 2.7 के करीब हमने डेली बेसिस के ऊपर सेल करनी है। अब ये सपोज कर दीजिए कि अगर 3 महीने बाद कंपनी जब अपनी मीटिंग जो है वो बिठाती है, सारे मार्केटिंग के डिपार्टमेंट और सेल्स का डिपार्टमेंट जब एक जगह बैठता है और उनके सामने डेटा इस तरह का रखा हुआ है कि पर मंथ कितना हासिल करना था भाई, हमने क्या फिगर आया था,
75। जी सर जी, 75। ओके। 75 पर मंथ था, तो इसका मतलब कि 3 महीने बाद, पहले क्वार्टर के बाद जो हम एनालिसिस करने के लिए बैठे हैं, तो 225 मिलियन की सेल्स हमारे पास होनी चाहिए थी। अब अगर ये 225 मिलियन रुपीस की सेल्स अभी तक हम नहीं कर सके, तो हमने फिर ये सोचना है डिपार्टमेंट ने कि ये क्यों नहीं हो सकी है, क्या रीजंस उसके होंगे। उसकी बेसिस पे फिर हमने स्ट्रेटजी को एडजस्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल एक इस तरह की बात आती है कि जी जो ओपिनियन लीडर्स हैं, ओपिनियन लीडर्स हमारे प्रोडक्ट अभी नहीं लिख रहे करंटली, या लीडिंग जो फिजिशियंस हैं वो प्रोडक्ट्स प्रिस्क्राइब नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? अच्छा जी, ये रीज़न हो सकता है कि सेल्स फोर्स हमारी जो है वो उनको रीच नहीं कर पा रही, उनको एक्सेस नहीं कर पा रही। तो डिफरेंट रीजंस फाइंड आउट करके स्ट्रेटजीज को अकॉर्डिंगली हम एडजस्ट कर देंगे अगर हम सेल्स नहीं अचीव कर रहे हैं। अगर 225 मिलियन रुपीज से ज़्यादा है, तो उसको उस पे स्टेबल रखने की कोशिश तो ये होगी कि मज़ीद उसको और इंक्रीज किया जा सके, क्योंकि फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग और सेल्स में टारगेट से जब डिपार्टमेंट ऊपर जाता है, तो सारे इंसेंटिव्स और सारी अर्निंग असल में उसी टाइम पे स्टार्ट होती है जब टारगेट से ज़्यादा अचीव किया जाता है। तो उस पे स्टेबल रहने की, उसी पेस को कंटिन्यू करने की स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। ठीक है जी, उसी के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज वगैरह की जो एलोकेशन है वो अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर ली जाएगी। ठीक है जी, अजम्पशंस भी चेंज की जा सकती हैं। किस तरह से चेंज की जा सकती हैं? ये ज़्यादातर अगर ग्रोथ ज़्यादा आती है कैलकुलेशन से, तो उस सूरत में होती है। जैसे कि हमारे पास 3 मंथ्स में 225 मिलियन रुपीस की आ जानी चाहिए थी। अगर 240 मिलियन की आई है, तो अब इसका एक मतलब तो ये होगा कि जो नेक्स्ट 3 क्वार्टर्स आ रहे हैं उनका टारगेट कंपेरेटिवली कम हो जाएगा। कैसे कम होगा? लेट से कि जो नेक्स्ट क्वार्टर में जो 225 मिलियन रुपीस अचीव करना था, फर्स्ट क्वार्टर में 15 मिलियन ज्यादा अचीव कर दिए, तो नेक्स्ट क्वार्टर में 15 मिलियन की रिलैक्सेशन मिल जाएगी। एक तरह से साइकोलॉजिकली सेल्स रिप्रेजेंटेटिव रिलैक्स हो जाएंगे कि प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले में इस क्वार्टर में थोड़ा सा टारगेट कम है, क्योंकि इसका 15 मिलियन हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। एक ये पॉसिबिलिटी होती है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि कंपनी पे फर्स्ट क्वार्टर की जो अचीवमेंट है उसको देख के नेक्स्ट क्वार्टर का टारगेट इंक्रीज कर देगी। ठीक है ना? कंपनी कभी भी ये नहीं कहेगी कि अगर प्रीवियस मंथ में आपको फॉर एग्जांपल 100 यूनिट्स सेल करने थे, आप 130 यूनिट सेल करके आ गए। अब नेक्स्ट मंथ में कंपनी कभी भी ये नहीं कहेगी कि आपने दोबारा 100 सेल करने, वो कहेगी कि आपने 130 सेल किए हैं, 100 करने थे, आपने 130 करने, अब आप 150 करके आएंगे। ठीक है जी, तो इस तरह से अजम्पशंस चेंज हो जाएंगी, स्ट्रेटजी एडजस्ट हो जाएगी। सिंपल सा ये प्रोसेस है। टारगेट हमने सेट करना है, टारगेट सेट करके मॉनिटर करनी है कि किस तरह से हम मूव कर रहे हैं अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। देन अगर उसमें कोई वेरिएशन आ गई है, टारगेट हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो स्ट्रेटजी को अकॉर्डिंगली अलाइन कर देना है। ये सिंपल सी बात है। इसकी मजीद डिस्क्रिप्शन जो है वो आप देख लीजिएगा चैप्टर नंबर 22 में, जो फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग की प्रैक्टिकल गाइड है, उसके चैप्टर 22 को आपने स्टडी करना है, और ये चैप्टर में अटैच कर दूंगा आपके LMS पर। जी, तो हमारा सेशन का कौन सा नंबर है, कौन सा सेशन होगा हमारा? सर ये 31 हो रहा है। 31।
जी भाई, तो क्लियर है, ये बात सिंपल सी बात थी इसकी प्रोसेस की। इसमें कोई है कंफ्यूजन आपको, कोई सवाल? नो सर। तो ये चैप्टर आप स्टडी कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीक तो हमारा ऑब्वियसली लास्ट है ना वीक हमारा, नेक्स्ट वीक। यस सर, नेक्स्ट वीक लास्ट है हमारा। यस सर। ओके जी। तो इस वीक में हम कुछ सेशन करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीक में आपको मैं कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है वो दे दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा हमने अब कवर करना है ज़्यादा मटेरियल को। कुछ टॉपिक्स हमारे पास इम्पोर्टेंट अभी भी रहते हैं, तो वो आप रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो देख लीजिएगा। ठीक जी। और ये चैप्टर जो आप स्टडी करेंगे, इसमें अगर आप तो कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे मालूम कर लीजिएगा। तो ये चैप्टर आपको इसलिए प्रोवाइड किया जा रहा है कि ताकि आप इसको जब स्टडी करें तो मार्केटिंग एनालिसिस का जो प्रोसेस है उसको एलेबोरेट करने के लिए आपके पास वोकेबुलरी मौजूद हो, वर्ड्स मौजूद हो, आप बताओ कि किस तरह से आपने इसका जवाब देना होगा। ठीक है, अदरवाइज अगर सिर्फ आप स्लाइड्स पर रहेंगे तो जी भाई, आवाज आ रही है? जी सर। जी सर, आ रही है। ठीक जी। तो स्लाइड्स में आपके पास चूंकि सिर्फ बुलेटेड फॉर्म में इंफॉर्मेशन, बुलेटेड पॉइंट्स मौजूद होंगे, उसमें हर कोई जो है फिर उसको एलेबोरेट नहीं कर पाएगा, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसके चैप्टर को जो है वो स्टडी कर लेना है, ताकि आपके पास वोकेबुलरी जो है इस हवाले से मौजूद हो। ठीक जी। तो यहाँ हम सेशन क्लोज करें। 2 सेशन का हो गया हमारा टाइम या नहीं हुआ मुजम्मिल? सर अभी 12:20 तक हमारा टाइम था। ओके। आज तो हम 3 सेशन है हमारे ना? नहीं सर, 2 सेशन थे ना हमारे। आज 2 है। 10:40 से लेकर कल भी 2 है हमारे। कल भी 2 है। ठीक है। एक तो मार्केटिंग एनालिसिस ये बात हम कर चुके हैं। ऑडिट टूल्स, ऑडिट टूल्स वो डिफरेंट टूल्स हैं जिनको यूटिलाइज करते हुए हम ऑडिट करते हैं मार्केटिंग की एक्टिविटीज का। ठीक है। कौन कौन से ये टूल्स हो सकते हैं, रिलेटेड हैं आपस में। जो ऑडिट प्रोसेस हमने देखा है उसमें जो बातें की हैं तकरीबन वही चीज़ यहीं पर है। ऑडिट टूल्स में सेल्स एनालिसिस में हमारे पास सेल्स शीट्स मौजूद होंगे, डेली बेसिस की जो सेल्स जनरेट हो रही है, वीकली जनरेट हो रही है, मंथली जो सेल्स हुई है, किस केमिस्ट पे कितनी हुई है, कौन कौन सी प्रोडक्ट कौन कौन से एरिया में कितने कितने यूनिट्स में सेल हुई है, वो सारा डेटा हमारे पास होगा। सेल्स एज अ टूल हमारे पास काम कर रहा होगा। मार्केट शेयर एनालिसिस जो कि हमें आईएमएस में जो हमने देखा था, वो एज अ टूल हमारे पास वर्कआउट करेगा हमें मार्केट शेयर का एनालिसिस करने के लिए। कॉस्ट एनालिसिस करने के लिए जो हमारे पास इंटरनल डेटा हमारा मौजूद होगा, प्रोडक्ट को डेवलप करने से लेकर उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी अवेलेबिलिटी और उसकी मार्केटिंग तक जितनी कॉस्ट उस पर आ रही है, फिर जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करके जो प्रॉफिट हमारा बनेगा, वो प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस और कॉस्ट एनालिसिस हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन एनालिसिस
हमारी कंपनी की सक्सेस में कौन सी प्रोडक्ट कितना ज़्यादा रोल प्ले कर रही है। राइट जी, जैसे कि प्रीवियस सेशन में हमने सनोफी की जो रिपोर्ट देखी थी, तो उन्होंने ये भी बता रखा था कि जी ये हमारी वो 10 प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारी कंपनी का 66% रेवेन्यू जनरेट करके देती है। ठीक है, तो उन 10 में से भी सबसे फर्स्ट पोजीशन पे कौन सी रहेगी रेवेन्यू वाइज और प्रॉफिट वाइज। ऐसा भी हो सकता है कि एक प्रोडक्ट का रेवेन्यू बहुत ज़्यादा हो, फॉर एग्जांपल 10 मिलियन रुपीस का हो पर मंथ का, दूसरी प्रोडक्ट का जो है वो 6 मिलियन रुपीस का हो, लेकिन जो 10 मिलियन रुपीस वाली जो प्रोडक्ट है उस पर 8 मिलियन की कॉस्ट आ रही है, और 6 मिलियन जिस प्रोडक्ट का रेवेन्यू आ रहा है उस पर सिर्फ 1.5 मिलियन की कॉस्ट आ रही है। तो रेवेन्यू एक अलग चीज है, प्रॉफिट एक अलग एंगल है उसको देखने का, और कॉस्ट जो है वो आप तीनों आपस में रिलेटेड है और डिफरेंट उनका एनालिसिस किया जा रहा होता है। ठीक है जी। अच्छा, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, CLV, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, कितनी कॉस्ट लग रही है कस्टमर को एक लाइफ टाइम के लिए अपना कस्टमर बनाने के लिए। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, जो इन्वेस्ट हम कर रहे हैं उसका रिटर्न कितना है, इसको इंडिविजुअली हम देखेंगे। और रिटर्न ऑन, इसको हम देखते हैं स्लाइड में किस चीज का एब्रीविएशन है। ओके जी, तो सेल्स एनालिसिस हमारे पास कलेक्शन है, कंपैरिजन है और एवेल्युएशन है ऑफ अ प्रोडक्ट, सेगमेंट या कंपनी की सेल्स का डेटा है। ठीक है जी। उमूमन सेल्स एनालिसिस जो है वो सेल्स क्लोजिंग की टर्म यूज की जाती है सेल्स एनालिसिस में। ये सेल्स क्लोजिंग अमूमन जो है वो डेली बेसिस पर होती है। एक बार अगर आपने सेल्स क्लोज कर दी, वैसे बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जहां पर कि डेली बेसिस पे सेल्स क्लोज कर दी जाती हो, ज़्यादातर मंथली बेसिस पे जो है वो सेल्स क्लोज कर दी जाती है। अब सेल्स क्लोजिंग से हमारा मतलब ये है कि अगर 31 दिसंबर 2020 ये इमीडिएटली बाद जो डे है, फॉर एग्जांपल अगर 31 दिसंबर 2020 को एक ऑर्डर जनरेट हुआ 100 मिलियन रुपीस का, 10 मिलियन रुपीस का, अगर वो 31 दिसंबर के अंदर अंदर उसका कंप्लीट प्रोसेस नहीं हुआ, उस वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुई, तो ये इनवाइजिंग या ये सेल्स का जो डेटा है ये 2020 के टारगेट में नहीं जा सकेगा। जब 31 दिसंबर का खाता जब क्लोज होगा तो ना सिर्फ ये कि दिसंबर का रजिस्टर्ड भी क्लोज हो जाएगा, बल्कि जो 2020 एज अ ईयर जो हमारे पास है उसका भी क्लोज हो जाएगा। यानी कि अब ना दिसंबर का जो मंथ है 2020 का, उसके अंदर कोई प्लस माइनस किया जा सकता है, कोई कोई जो है वो मैनिपुलेशन की जा सकती है, और ना 2020 ओवरऑल की जा सकती है। इसी तरह मंथ मंथ की सेल्स क्लोजिंग, क्वार्टर की सेल्स क्लोजिंग और ईयर की सेल्स क्लोजिंग, इसी मंथली सेल्स क्लोजिंग की बेसिस पर एनालिसिस किया जा रहा होता है कि किसी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने कितना अचीव किया है गिवन मंथ के अगेंस्ट। क्वार्टर की जो क्लोजिंग होती है उस क्लोजिंग पर हम एनालिसिस करते हैं कि अब नेक्स्ट क्वार्टर में हमने अपनी स्ट्रेटजी किस तरह से एडजस्ट करनी है। इसी क्वार्टर की बेसिस पर मार्केटिंग और सेल्स फील्ड वालों को इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है जी। इसी परफॉर्मेंस, इसी क्लोजिंग की बेस पर अगर इंसेंटिव्स किसी ने अर्न नहीं किए हैं तो उसका अपोजिट जो है उसके वो अपोजिट क्या होगा भाई फिर? जी भाई, यहाँ तो टारगेट्स अचीव होंगे और मार्केटिंग और सेल्स वालों को इंसेंटिव्स मिलेंगे। डेट्स वाई के जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में पाकिस्तान में मोस्ट अट्रैक्टिव जो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो एरिया है फाइनेंशियल फार्मा इंडस्ट्रीज का पाकिस्तान में भी और ओवरऑल ग्लोबली भी, वो मार्केटिंग और सेल्स का डिपार्टमेंट है।
जी, तो अगर इंसेंटिव्स नहीं आएंगे तो क्या होगा? यहाँ तो इंसेंटिव्स मिलेंगे जी, सैलरी से पैसे काटे जाएंगे। सैलरी से पैसे कट जाएंगे। अच्छा, ये तो भाई जो इंतहाई इंतहाई गरीबों की कंपनी होगी वो सैलरी से पैसे काटेगी, अदरवाइज जो अच्छी कंपनी से वो सैलरी से नहीं पैसे काटेंगी। होगा ये कि खिंचाई होगी, बातें सुनने को मिलेंगी। आपका जो सेल्स मैनेजर होगा वो, फिर जो रीजनल मैनेजर होगा वो, जो एरिया मैनेजर होगा वो, जो ब्रांड मैनेजर होगा वो, प्रोडक्ट मैनेजर, वो सब जो है वो आपसे इंडिविजुअली आपके साथ वन ऑन वन मीटिंग करके आपसे पूछेंगे कि आपने टारगेट क्यों नहीं अचीव किया। ठीक है, तो तीन तीन किस्म की चीजें हैं। अगर आपने लेट से कि ये है आपका टारगेट, ठीक है जी। अब अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो अच्छी कंपनीज में, एवरेज कंपनीज में भी 95 से लेकर और 105 का एरिया सेट होता है, ठीक है जी। अब जैसे ही आपने 95% अचीव कर लिया, आपकी आपके जो सैलरीज हैं और एक्सपेंसेस हैं उनके अलावा जो इंसेंटिव्स आपको मिलने हैं वो यहाँ से आपकी एलिजिबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी 95% से। 95% के साथ साथ फिर दूसरे जो KPIs हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, जैसे कि आपने सेल्स कॉल्स कितनी की हैं, कितने डॉक्टर्स को मिले हैं, डेली जो रिपोर्टिंग है आपकी एक्टिविटीज की ऑनलाइन, उसका क्या आपने क्राइटेरिया रखा है, और आपका मैनेजर आपको दूसरी क्या मार्किंग देता है दूसरी एक्टिविटीज में। फॉर एग्जांपल कोई टेस्ट जो है वो यूजुअली कंपनीज में, अच्छी कंपनीज में मंथली बेसिस पे नॉलेज के लिए टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं, कंपटीशन कंडक्ट कराए जाते हैं, उसमें आपने कितने मार्क्स हासिल किए। तो ये सारे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स मिलकर 95% से ऊपर जैसे जैसे आप जाते रहेंगे तो आपके इंसेंटिव्स इंक्रीज होते रहेंगे। ठीक जी, एक तो हो गया। अब जितना आप ऊपर आपका टारगेट जाएगा इंसेंटिव्स आपके, उतने ही अर्निंग आपकी इंक्रीज होती जाएगी सैलरी के अलावा। अच्छा जी, अब दूसरा दूसरा ये है कि आप सिर्फ 95 के आसपास चले गए, ठीक जी। कोशिश ये करनी है कि 100 तक जाना है। बिल्कुल थोड़े से आपने इंसेंटिव उठा के वो सुकून से जो है आप बैठ जाएंगे। एक सिचुएशन है। तीसरी सिचुएशन ये है कि आप इससे बहुत नीचे आ गए। अब यहाँ पर इतनी ही क्रिटिकल जो है वो अकाउंटेबिलिटी भी होगी। यहाँ पर जितने ज्यादा रिवार्ड्स मिलेंगे, यहाँ अगर कोई आता है तो उतनी ही ज्यादा उसको जो है वो अकाउंटेबिलिटी भी है फिर उसकी। तो जो बिल्कुल ही थकी हुई कंपनियां, जिनको हम कहते हैं थकी हुई कंपनियां, वो कंपनियां इस रीजन में बर्दाश्त नहीं करती किसी को, अपने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को। वो फिर फौरन से सैलरी नहीं काटती, वो बल्कि जवाब दे देती है कि भाई आप कहीं और अपने जॉब तलाश कर लो। राइट जी। और जो अच्छी कंपनीज है वो ना सिर्फ ये कि अकाउंटेबिलिटी करती हैं, लेकिन फिर अपने एम्प्लॉय को फैसिलिटेट भी करती हैं। उनको मजीद जो सपोर्ट चाहिए, सीनियर्स की सपोर्ट चाहिए, रिसोर्सेज की फॉर्म में सपोर्ट चाहिए, नॉलेज में सपोर्ट चाहिए, स्किल्स के लिए सपोर्ट चाहिए, वो सारी सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। राइट जी। अच्छा, तो सेल्स क्लोजिंग की हमने बात की कि सेल्स क्लोजिंग एक तरह से ऐसा एक खाता है जो कि एक दफा अगर क्लोज हो जाए तो अब उसी की बेसिस पे सारा एनालिसिस होगा, उसमें कोई और नई चीज जो है वो नहीं ऐड होगी। ठीक जी। नाउ फॉर एग्जांपल अप्रैल का ये टारगेट था हमारे पास 100 यूनिट्स का सेल करने का, राइट। 30 अप्रैल तक जो यूनिट्स हमने सेल किए थे वो है 80 यूनिट्स। 30 अप्रैल तक, 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक 80 यूनिट्स हमने सेल कर दिए। अच्छा जी, अब एक ऑर्डर किसी फार्मेसी से आया हुआ था जो कि पेंडिंग में चल रहा था, राइट जी। वो डिलीवर हुआ 1 मई को। 100 यूनिट्स हमने अप्रैल में सेल करने थे, 80 यूनिट्स 30 तक कर चुके थे। 25 यूनिट्स का जो टारगेट जो कि दो अप्रैल में जनरेट हो गया था, लेकिन उसकी ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट हुई है 1 मई को जाके, यानी कि सिर्फ 12 आवर्स के डिफरेंस है। तो अब ये कहा जाएगा कि हमारी जो अप्रैल की क्लोजिंग है वो सिर्फ 80 यूनिट्स की है, और
टारगेट के वर्सेस अगर हम परफॉर्मेंस करेंगे तो ये परफॉर्मेंस हमारी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है जी। और अगर नेक्स्ट मंथ में भी मई में भी अगर हमारा 100 यूनिट्स का है तो हमने 120 यूनिट सेल करने हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट लगानी है। यहाँ पर जो डिप आया है 20 यूनिट्स का जो डिफरेंस आया है वो मई की क्लोजिंग में हमने उस डिफरेंस को हमने ख़त्म करना है। अदरवाइज मई की परफॉर्मेंस भी हमारी डाउन साइड पे शो हो रही होगी। ठीक है, तो ये सेल्स क्लोजिंग डेली बेसिस की भी होती है, लेकिन डेली बेसिस वाली डिपेंडिंग ऑन द डिस्ट्रीब्यूटर और डिस्ट्रीब्यूटर के पास सिस्टम कैसा है, चीज़ें फिर भी मैनिपुलेट की जा सकती हैं। लेकिन जो मंथली क्लोजिंग है वो जब एक मरतबा क्लोज हो जाए तो फिर वो क्लोज हो गई, अब उसमें कोई चीज़ आगे पीछे नहीं हो सकती। इसको कहते हैं हम सेल्स क्लोजिंग। इसी तरह से दूसरे केस में 100 यूनिट्स हमारा टारगेट था, हमने 30 अप्रैल तक 101 यूनिट्स हमने सेल कर दिए। ठीक है जी, 30 अप्रैल को कोई ऑर्डर जनरेट हुआ था, लेकिन वो गया है हमारे पास ओके सॉरी, तो 100 यूनिट्स का टारगेट था। 30 अप्रैल तक हमने 101 यूनिट्स ऑलरेडी हम सेल कर चुके थे। इसका अपोजिट केस हमारे पास ये बन रहा है कि ऑर्डर जनरेट हुआ 30 अप्रैल को, ट्रांजैक्शन उसकी कंप्लीट हो गई, टोटल कितने हो गए 126 यूनिट्स हो गए। अच्छा, अब इसकी एक सिचुएशन तो हमारे पास ये है कि अप्रैल में हमने 100 यूनिट सेल करने थे, 126 कर दिए, 26 ज़्यादा यूनिट्स हैं, और नेक्स्ट मंथ में भी अगर 100 यूनिट्स का ही हमारा टारगेट है तो एक तो यहाँ पर हमारे लिए आसानी हो जाएगी कि हम मई में सिर्फ 80 यूनिट सेल करेंगे, तो अप्रैल और मई के दोनों का टारगेट अचीव हो जाएगा। मई में भी 100 करने हैं, लेकिन चूंकि हम अप्रैल में 20 एक्स्ट्रा कर चुके हैं, हो चुका है, क्लोजिंग हो गई है सेल्स की, तो मई में अगर हम 80 यूनिट्स भी सेल कर दें तो क्यूमुलेटिव सेल्स हमारी अप्रैल और मई दोनों के टारगेट्स हमारे पास अचीव हो जाएंगे। ठीक जी, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी सोचना, एक सिचुएशन जो हमने प्रीवियस स्लाइड में भी बात की थी कि जब हम टारगेट अचीव कर लेते हैं तो टारगेट ज़्यादा अचीव कर लेते हैं तो नेक्स्ट टारगेट्स के बढ़ने के भी चांसेस होते हैं। यहीं से हम कल दोबारा स्टार्ट करेंगे, 1 मिनट से कम सेशन रह गया, आज के सेशन को हम क्लोज करते हैं। कोई सवाल है तो जल्दी से पूछ लें। सर की शीट होती है, ये क्या एक्सेल पे करते हैं या कोई इनका सॉफ्टवेयर होता है अपना? अच्छा, देखें इसका जो है वो सॉफ्टवेयर होता है इनका, जो डिस्ट्रीब्यूशन से जनरेट होता है वो सॉफ्टवेयर होता है। मार्केटिंग वाले जो है वो एक्सेल पे करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। मार्केटिंग वाले एक्सेल पे करते हैं। जी भाई, तो